हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले टॉपिक में किया था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल और इसके साथ ही उनमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है। ठीक है, एबीसी पैकिंग, एबी पैकिंग, ए पैकिंग के बारे में आपको बताया हुआ था। उसमें ही मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि जो वॉइड्स हैं, वॉइड वेकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर, वो क्या होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉइड्स के बारे में और उनकी आगे हम पैकिंग एफिशिएंसी भी करेंगे। तो देखो वॉइड्स जो है वो वॉइड्स और वेकेंट स्पेस भी बोलेंगे हम। देखो वेकेंट स्पेस और इनको ही क्या बोलते हैं हम, देखो इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, ये वॉइड्स, वेकेंट स्पेस और इंटरस्टिशियल साइट्स होती क्या है। देखो मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी में जो क्लोज पैकिंग थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, ये टचिंग स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये 3 स्फीयर्स जो है ये टच हो रहे हैं। 3 स्फीयर के टच होने के बाद ये जो हमारे पास, देखो ये जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये स्पेस जो है, ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है ये क्या आ जाता है। देखो हमारे पास दिस इज द वेकेंट स्पेस। ये क्या होता है हमारे पास, वेकेंट स्पेस। बाय टचिंग द 3 स्फीयर्स को टच करने के बाद जो वेकेंट स्पेस आया उसी को क्या बोलेंगे हम, वॉइड बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलेंगे। मतलब कोई क्रिस्टल लैटिस होता है तो उस क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास क्या होता है, देखो एटम्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, उनको क्लोजली पैक्ड किया जाता है। क्लोजली पैक्ड करने के बाद देखो उनमें जब क्लोज पैकिंग होती है, इस टाइप की क्लोज पैकिंग होगी और बीच में खाली जगह आ जाती है, उनको ही क्या बोला हमने, वॉइड बोला। ठीक है, तो इसमें ही हमारे पास देखो ये आती है कि कितने टाइप्स की वॉइड होती है, टाइप्स ऑफ वॉइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड। ये जो मैंने वॉइड बनाई, देखो ये वॉइड जो है इसको क्या बोलेंगे हम, देखो ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, क्या आ जाता है, ये ट्राइंगुलर वॉइड आ जाती है। और वैसे ही जो आपके सिलेबस में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है देखो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, देखो इट इज द vacant space or void formed by touching 4 spheres, तो 4 स्फीयर को टच करने के बाद, या 4 स्फीयर हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 स्फीयर विच आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, जिनको हम क्या करते हैं, देखो टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब 4 स्फीयर को टच करने के बाद जो वॉइड बनती है हमारे पास, वो कौन सी जो वॉइड आ जाती है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब देखो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये स्फीयर है, ये ट्रायंगुलर वॉइड पे ही होती है। जैसे ये स्फीयर है हमारे पास, ये 3 स्फीयर है हमारे पास ट्रायंगुलर। इस वॉइड को क्या बोला मैंने, ट्रायंगुलर वॉइड बोला। और इसी ट्रायंगुलर वॉइड में या तो हम एक स्फीयर ऊपर से रख दें या इसकी निचली साइड से होगा। देखो ये ऐसे करके मैंने एक स्फीयर ऊपर से रख लिया, ऐसे करके। ठीक है, ये जो स्फीयर होता है ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है इन 3 स्फीयर्स में, ऐसे करके। यदि आप 3D में देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज होगा और इसके ये जो बीच में स्पेस होगा, इस वॉइड को क्या बोलेंगे हम, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड जो ही आ जाती है, कौन सी वॉइड आ जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट देखो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में, अब हम बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने स्फीयर्स है टच, 4 स्फीयर्स है,
तो 4 स्फीयर्स टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आपने ऐसे करके लिखना है, देखो इन टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। और सेकंड पॉइंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो सेकंड पॉइंट है, देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर ईच स्फीयर, फॉर n स्फीयर कर लेंगे हम, देखो n स्फीयर्स होंगे, फॉर n स्फीयर्स इज इक्वल टू 2n, मतलब डबल हो जाती है। ये चीज आपने ये पॉइंट पक्का याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर n स्फीयर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये पढ़ा है हमने। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो कौन सी होगी, देखो कितनी होगी, 2 2 4, मतलब ये जो बॉडी सेंटर्ड है हमारे पास, ये 2 होंगे n स्फीयर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी वो डबल होगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। और यहां से क्या आ जाता है, नेक्स्ट देखो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 r, मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो होती है, रेडियस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0.225 टू 0.414 पे चला जाता है। रेडियस रेशियो हम आगे करेंगे। ये 3 पॉइंट्स जो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो क्या होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। मैं इतना कर ही आगे देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज द वॉइड formed by touching 6 spheres which are arranged tetrahedrally, which are arranged octahedrally, जिनको हमने किस में अरेंज किया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, आपने ऐसे करके, देखो ये ट्राइंगल में ये 3 स्फीयर्स लेने हैं ऐसे करके, ट्राइंगुलर वॉइड, मतलब देखो इन जनरल क्या होती है, एक ये ट्राइंगुलर वॉइड बन गई, इसी ट्राइंगुलर वॉइड को हमने ये ऐसे करके कर दिया। देखो अब मैंने यहां पे 2 स्फीयर ये यहां पे ले लिए, ये ऐसे करके, ये देखिए ये 2 स्फीयर और एक स्फीयर इन स्फीयर को टच करके ले लिया। कितने स्फीयर्स हुए, 6 स्फीयर। और यहां पे जो ये वेकेंट साइड रही, इसको क्या बोला हमने, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी आ जाती है, कौन सी वॉइड आ जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में देखो कितने स्फीयर टच हो रहे हैं, 6 स्फीयर्स टच हो रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर octahedral wide is 6, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, हम ऐसे करके करेंगे, देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर n spheres is equal to n, मतलब
जितने हमारे पास स्फीयर्स होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। फॉर एग्जांपल देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है वो कितनी होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल 1, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होगी, 1 ही होगी। और टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो वो डबल होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं देखो कि रेडियस जो होती है, देखो इसकी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 r, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0.414 से स्टार्ट होती है और 0.732 r पे ये 0.732 पे चली जाती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है आपके, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, और ये जो पॉइंट्स है ये कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें बोर्ड एग्जाम में आपको देखो डिफरेंस पूछते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस पूछेंगे, देखो डिफरेंस में फर्स्ट आपने क्या कर देनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। सेकंड पॉइंट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना होता है, 4 होता है। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये पॉइंट लिख दो, फिर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, इसके डिफरेंस क्या आ जाते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे देखो इसमें ही जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डिफरेंस के बाद रेडियस रेशो आती है, ठीक है। रेडियस रेशो, तो रेडियस रेशो क्या होती है, देखो सिंपल सा टॉपिक है। रेडियस रेशो इट इज द रेशो ऑफ radius of cation to the radius of anion to that of radius of anion, ठीक है। तो रेडियस रेशो जो है हमारे पास, देखो रेडियस रेशो आप ऐसे करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाता है, रेडियस ऑफ कैटाइन पॉजिटिव में और रेडियस ऑफ एनाइन ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। दिस इज द रेडियस रेशो। अब देखो रेडियस रेशो और रिलेशन हम करेंगे, रेडियस रेशो का रिलेशन कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी ज्योमेट्री का पता कैसे लगाएंगे हम, रेडियस रेशो से ही ये फिक्स है ये। तो देखिए एक हम टेबल बनाएंगे, यहां पे हमने लिखा रेडियस रेशो, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां पे ज्योमेट्री आ जाती है हमारे पास, देखो ज्योमेट्री या जो सिस्टम होगा कौन किस टाइप का होगा। रेडियस रेशो जो है हमारे पास, देखो यदि कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट पे देखो 0 से, यदि हमारे पास 0.155 इसके बीच में स्टार्ट हो रहा है रेडियस रेशो, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 2 होता है और ज्योमेट्री जो होगी वो कौन सी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होगी, लीनियर। और नेक्स्ट आ जाती है देखो हमारे पास रेडियस रेशो कहां से स्टार्ट होगी, 0.155 टू 0.225 इसके बीच में होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है हमारे पास, 3 और प्लेनर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री होगी, मतलब इस टाइप की ज्योमेट्री अकर करेगी इस रेडियस रेशो में। फर्दर देखो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड नंबर पे 0.225 टू 0.414, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल सिंपल देखो 4 में ही हमारे पास, देखो यदि इसी रेडियस रेशो में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी आती है, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, 0.225 0.414 पे
कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपके पास 4 है तो ज्योमेट्री या जो अरेंजमेंट होती है वो कौन सी अरेंजमेंट होगी, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट भी होती है, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। 0.4142 0.732 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है, और जो अरेंजमेंट होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और फिफ्थ पे देखो 0.732 टू 1.0 पे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है, 8 होता है, और जो क्यूब ये आ जाता है, ठीक है। और यदि इससे भी ऊपर देखो 1.0 और 1.0 से आगे जितने भी है मोर देन 1, ये जितना भी होगा, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बीच बीच में आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है HCP, CCP, ये इस टाइप की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे की सारी हमारे पास रेडियस रेशियो के डिपेंड था ये। अब हम देखो फाइंड आउट करेंगे एज लेंथ और रेडियस होता है। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी मेन चीज होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने आपको बोला था जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी होती है, मतलब जितनी ज्यादा ऑक्युपाइड स्पेस होगा क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल क्लोजली पैक्ड होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। ई और पैकिंग फ्रिक्शन क्या होती है, देखो इट इज द टोटल ऑक्युपाइड स्पेस, it is the total occupied space by the spheres in crystal lattice, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में ऑक्युपाइड स्पेस जो वो कितना है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, कितने स्फीयर, जितने स्फीयर्स होंगे स्फीयर का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू क्या कर देते हैं हम 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ जितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना ऑक्युपाइड स्पेस है, वो हम इसको हम ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। एफिशिएंसी टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू क्या आ जाता है हमारे पास 100, ठीक है। अब हम देखो इसमें ही रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अब आपको पूरी तरह से पता भी लग गया होगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है हमारे पास देखो, वो यूनिट सेल होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ओनली, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो ये आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी एज लेंथ कितनी है हमारे पास सभी की, ये क्यूब है, ए ले लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो लेट ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल की एज लेंथ है, एंड स्मॉल आर with the radius of unit cell की क्या है, स्मॉल आर जो वो रेडियस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास रेडियस ये ए है, ठीक है, ए। अब मैंने क्या बोला, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास, क्या होगा, एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब होगा। ए क्यूब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स मैं यदि करूं, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर लेते हैं। ए एज लेंथ है, देखो मैं यदि इनको ए और बी ले लूं, देखो ये स्फीयर और ये स्फीयर, अभी हमको देखो ये स्फीयर दूर दूर दिखाई देते हैं, बट जब पैकिंग में होते हैं तो यूनिट सेल में यही जो स्फीयर्स होते हैं ये टचिंग में होते हैं। मैं इस ए बी को देखो ऐसे करके लूं, ये ए बी है हमारे पास, देखो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। तो इनमें जो ए पॉइंट पे जो स्फीयर है वो ऐसे करके होगा, देखो ये ऐसे करके, और बी पॉइंट का स्फीयर जो है वो भी ऐसे करके होगा, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ये स्फीयर्स, ठीक है। तो एक स्फीयर का ये जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस यहां से यहां तक कितना है, आर, तो यहां पे भी क्या है, ये आर है रेडियस। तो ए बी जो है हमारे पास, देखो ए बी किसके इक्वल हो गया हमारे पास, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। हियर देखो ऐसे करके करना आपने, हियर ए बी इज इक्वल टू 2r। तो ए बी क्या है हमारे पास, एज लेंथ है ए, तो ए इज इक्वल टू 2r। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2r आ गई। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एज लेंथ पूछेंगे, एज लेंथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2r, और जो रेडियस पूछेंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, a बाई 2। तो अब देखो हम a है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेते हैं हम, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 2r क्यूब, ठीक है, 2r क्यूब मतलब क्या होगा, 8r क्यूब आ गया हमारे पास ये। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट कर दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी में देखो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी में, पैकिंग एफिशिएंसी यहां पे देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने हैं हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने आते हैं, 1। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है वो आपने लिखने देखो 1, ये मैंने 1 क्यों लिखा, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया था हमारे पास, 8r क्यूब, ठीक है, इनटू क्या कर दिया मैंने, 100 आर क्यूब यहां पे कैंसिल आउट हो गया। इसको 1 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 देखो ये ऊपर है तो 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास। यहां पे नेक्स्ट यदि हम करेंगे देखो तो ये क्या आ जाएगा, π/3, ठीक है, 2 भी नीचे रहेगा 2, और ये आर क्यूब ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, इनटू क्या कर दो 100 कर दो। पाई की वैल्यू यदि आप पुट अप करेंगे देखो 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 52.4, ठीक है। तो 52.4 जो है इसकी क्या आ गई हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास, 52.4। इसी वे में हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, देखो किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड, ये लग गया आपको पता। तो नेक्स्ट है देखो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, जिसमें मतलब आर दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर as well as one atom are present at face center of unit cell। तो फेस सेंटर यूनिट सेल को बनाते हैं, देखो फेस सेंटर यूनिट सेल हमारे पास ऐसे करके ये आ गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दिस
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। देखो ये फेस के सेंटर में है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके 6 एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। अब देखिए मैंने ये फेस का सेट, ये इसका इस फेस के सेंटर में है ये एटम्स प्रेजेंट, यहां से यहां तक जोड़ दो। देखो डॉटेड में जोड़ा मैंने ये ऐसे करके, ये तो हमारे पास क्या होती है, देखो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। देखो ए बी और सी, ए बी और सी जो है ये ट्राइंगल आ जाती है हमारे पास, एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल में देखो ये बीच में स्फीयर जो है ये प्रेजेंट है, ये दूसरा ये जो स्फीयर हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है ये। अब इसकी इनकी एज लेंथ कितनी है हमारे पास, ए, ये भी ए, ये ए जो है ये इसकी एज लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो अब हम यहां पे फर्दर लिखेंगे, देखो लेट ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल and small r be the radius of unit cell, radius of sphere, radius of sphere ये r आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए a फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, देखो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC में ये ABC ये ट्राइंगल है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहां पे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है हमारे पास, BC स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, देखो ये BC स्क्वायर आ गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारे पास, A, BC भी क्या है हमारे पास, A। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। AC देखो A और C, मैं ये A और C को ले रहा हूं, AC मैंने ऐसे करके लिया हुआ, देखो A स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, यहां पे A पॉइंट पे एक स्क्वायर है हमारे पास, ऐसे करके, ठीक है। एक दूसरा स्क्वायर जो बीच में स्क्वायर है, ये आपस में टच कर रहे होते हैं, ये A और ये क्या है पॉइंट हमारे पास, C, ऐसे करके आपस में जुड़ी हुई है। देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास A और C, इसमें ये बीच में एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर्स भी क्या है, आपस में टच है, ठीक है। तो इनका देखो, इसका A का यहां से यहां तक ये रेडियस कितना हुआ, R, यहां पे इसका सेंटर होगा, यहां से यहां तक भी कितनी लेंथ है इसकी, R, यहां से यहां तक भी कितना है, R, और ये भी रेडियस R है। तो टोटल AC की जो वैल्यू होगी हमारे पास, AC किसके इक्वल आ गया हमारे पास, R प्लस R प्लस R प्लस R इज इक्वल टू 4R। तो यदि हम यहां पे लिख दे, देखो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, या हम एक मिनट ठहरिए, यहां पे हम सिंपल देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या जाएगा हमारे पास, देखो 2A स्क्वायर, ठीक है। AC किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू A, ठीक है, AC की वैल्यू। अब देखो AC मैंने क्या फाइंड आउट किया, 4R, तो ये 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, ठीक है। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, A इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4R डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 को देखो हमने इसको सिंपलीफाई करना है, तो मैं इसको साइड में यहां जैसे इसको देखो सिंपलीफाई कर रहा हूं, ये कैसे होगा, 4 बाई अंडर रूट 2R ना, ऊपर देखो इसमें न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में क्या कर देना, देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 के इक्वल आ जाएगा 2 और ये R,
2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 2 जा 4, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई 2√2r। ठीक है, तो इसमें एज लेंथ कितनी आ गई देखो हमारे पास 2√2r फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, ये लग गया पता आपको। नेक्स्ट देखो, अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे देखो पैकिंग एफिशिएंसी लिख रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू क्या आ जाता है हमारे पास 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाता है हमारे पास देखो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहां पे इनटू फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ था 4 आते हैं। तो हम 4 स्फीयर्स इसमें एफसीसी में क्या ले लेंगे? हम 4 स्फीयर्स ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? दिस। ठीक है, ए क्यूब है ना, ये ए क्यूब में यहां पे क्या आ जाएगा 2√2 r। ठीक है, का क्यूब आ जाता है ऐसे करके। ओके, तो यहां से इनटू क्या आ जाता है हमारे पास देखो 100 आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट है देखो ये 100 कर दिया हमने। इसको सॉल्व करके हमारे पास देखो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है हमारे पास देखो 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां पे √2 है, √2 2 8 2 जा 16 आ जाता है, या इसको कैसे भी 2√2 देखो ये क्यूब आ जाएगा और आर क्यूब। ठीक है, इनटू क्या आ जाता है हमारे पास देखो 100। इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो। यहां पे इसको यदि आप सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 इसका आ जाएगा 8 2 जा 16 √2 जो है ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं देखो पूरे ही इसको सॉल्व करके जो है आपके पास एफसीसी के केस में कितनी परसेंटेज आ जाती है? इसमें 74। जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है कितनी आती है देखो 74 जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। ये आपको यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 16/3 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 और √2 इंटू √2 ये है हमारे पास √2 2 2 जा 2 हो जाएगा, एक √2 अलग से रह जाएगा 16 और S1 आ जाएगा। इजीली कैलकुलेट कर देंगे यहां पर। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई 74। ठीक है, तो इसमें हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या किया देखो, मैंने ए एज लेंथ ली और यहां से इसको एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया जो फेस सेंटर्ड का ये लिया था। फर्दर हमने क्या किया देखो ट्राइंगल ली एबीसी ट्राइंगल में हमने क्या किया एसी लिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड सो ऑन करके इसको ए की वैल्यू ली, इनको यहां पे पुट करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ये 4 जो आया ये ध्यान रखना है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आया। तो ऐसे करके हमने 74% जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने कैलकुलेट कर दिए देखो ये जो बॉडी सेंटर, यहां पे आपने सिंपल लिखना है बॉडी सेंटर। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में क्या होता है देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है हमारे पास, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हमारे पास वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एट ईच कॉर्नर एज वेल एज वन एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। मतलब देखो ये कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास देखो ईच कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे।
ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज वन एटम आर प्रेजेंट एट, एक एटम कहां पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में जाके प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक एटम जो है वो कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, बॉडी के सेंटर में जाके, यहां पे जाके प्रेजेंट है। ठीक है, ये बॉडी सेंटर में आ जाता है। अब देखो बॉडी सेंटर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ये एज लेंथ जो है, ये एज लेंथ हमारे पास ए, स्मॉल ए आ जाती है, दिस ये एज लेंथ है। वैसे ही लिखा हमने दैट ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड आर वी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में थोड़ा सा ध्यान देना आपने, देखो कि यहां से हमने इसको देखो डॉटेड में ऐसे करके जोड़ देना है सारे के सारे इसको, लाइन को ही ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहां पे क्या किया, देखो ये ए लिया, ये बी पॉइंट है, इसको आपने इसके साथ भी जोड़ देना ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी और ये पॉइंट क्या लिया मैंने, डी। ए बी सी और ये क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी ये पॉइंट आपने इनको डॉटेड में ऐसे करके जोड़ देना, देखो ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी कर लेंगे, तो बी ए सी, इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहां पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारे पास, ए, और देखो ए बी, ये ए बी ए है हमारे पास एज लेंथ, और बी सी भी क्या है हमारे पास, ए आ जाती है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, देखो हमारे पास 2a स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a। ठीक है, ये यहां तक हमने पीछे भी किया हुआ था। फर्दर देखो अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी। ठीक है, फर्दर फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी बताई मैंने, ए डी सी ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, देखो जो एडी है, एडी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, देखो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस देखो डी सी स्क्वायर। तो ये डी सी जो है ये भी क्या है हमारे पास, एज लेंथ है यहां से यहां तक की, जैसे ये है, ये एज लेंथ भी क्या है हमारे पास, ए है। तो ए सी किसके इक्वल है हमारे पास, देखो √2a स्क्वायर प्लस डी सी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इसकी स्क्वायर करेंगे, देखो √2 इंटू √2 ठीक है, 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, देखो 3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, यहां पे हम करेंगे देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, देखो √3a। ठीक है, अब यहां पे √3a आया, देखो ए डी की वैल्यू यदि हम देखें तो मैं यहां पे देखो आपको बता दूं, ए और डी, देखो ए पॉइंट है और ये क्या है, डी पॉइंट है, बीच में हमने ये इसको ऐसे करके लिया हुआ, देखो यहां पे भी क्या है, बीच में ये वाला स्फीयर है, देखो हमारे पास ये स्फीयर ऐसे करके है, ए पे भी हमारे पास स्फीयर है ऐसे, और डी पे भी क्या है, एक स्फीयर है। ये स्फीयर जो है वो आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये टच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो इसकी ये रेडियस आर, यहाँ पे भी आर, जैसे हमने फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में किया हुआ था, ये भी आर और ये भी आर। तो ए डी की जो टोटल वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, 4r। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास √3a। तो यदि हम देखो एज लेंथ से हमको a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, देखो हमारे पास 4r, ये a की वैल्यू चाहिए 4 बाई क्या आ जाता है, देखो 4 बाई √3
आर जो ही आ जाता है, ठीक है, 4/√3 आर। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। देखो तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं हमारे पास? 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होगा, ठीक है, ए क्यूब ऐसे करके ए क्यूब होगा हमारे पास। ए की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/√3 आर क्यूब, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा 100, ठीक है। यदि इसी पैकिंग एफिशिएंसी को देखो 4 2 8, 8/3 आ गया पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पे 4 4 16, 16 4 64 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3√3 आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। और यहां पे देखो 8 और 8 8 64, तो ये क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 1/3 है, ये 3 और 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 8 से मैंने ऊपर का 64 ये कैंसिल आउट किया, 8 8 64, यहां पे क्या रहा हमारे पास ओनली पाई डिवाइडेड बाई ये √3, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3 अपोजिट हो जाएगा ना, इनटू ये √3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 8, यहां पे तो ये सारे का सारा कैंसिल आउट हो गया, तो इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास 100। यदि आप इस चीज को पाई की वैल्यू 3.14 ये ऐड कर दो और यहां पे इसकी देखो √3 की 1.5 समथिंग या 1.6 के आसपास आ जाएगी √3 की वैल्यू। तो इसको यदि आप पुट कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास देखो इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आ जाती है, 68% में आ जाती है। कितनी परसेंटेज में आ जाएगी, 68%। या 100 में करेंगे तो 0. ये इसको सॉल्व करके हमारे पास देखो 0.68 जो है इतनी आ जाती है, ठीक है। या हम सिंपल, आपने क्या याद रखना है, 68%। मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है, वो भी यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी है 74 0.74 या 74 पॉइंट समथिंग आ जाती है, ये भी 67.06 के बीच में आती है, तो हम कितनी ले लेते हैं इसको, 68%, ठीक है। तो आपने देखो मेन चीज अब क्या याद रखनी है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उसमें कितनी आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी, 52.4%, ठीक है। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 68% और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 74%। तो आपने ये चीज जो है ये याद कर लेनी है, ठीक है। ये थी हमारे पास देखो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी। इसी पार्ट का हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन द यूनिट सेल, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन द यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल में कैलकुलेशंस जो वो कैसी आती है हमारे पास, इसमें हम मेनली क्या करते हैं, देखो डेंसिटी जो वो फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे करनी है हमने, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, बट हम हेडिंग क्या देंगे, देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, यूनिट सेल सिंपल करो है ना, यूनिट सेल। और इसमें मेनली हम देखो आपको क्वेश्चन आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं आपने यूनिट सेल में, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो वो कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यदि आपको ये आ गया यूनिट सेल की डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए आपको कंसीडर, देखो लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की क्या आ जाती है, एज लेंथ ए आ जाती है। अब डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम यदि यहां पे मैं लिख लूं, देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसकी इक्वल होती है? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल जो है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है, उनका मास जो होगा, और मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एटम का मास लेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू, या मैं अलग से बता दूं, देखो यहां पे अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखो मास ऑफ यूनिट सेल इसको फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा? देखो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, यदि मैं देखो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को किससे डिनोट कर रहा हूं? Z से, तो मास ऑफ वन एटम देखो किसके इक्वल होगा? मोलर मास m डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, देखो m क्या है हमारे पास? कैपिटल M इज द मोलर मास। ठीक है, ये मोलर मास आ जाता है, और Na जो है दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है? एच लेंथ क्यूब। ठीक है, एच लेंथ क्या है हमारे पास? ए लिया हमने, तो एच लेंथ क्यूब जो है ये क्या आ जाता है? देखो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाता है। अब हम इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाती है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल देखो यहां पे लिख लो, देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल डेंसिटी को हम देखो रो से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी? देखो Z इनटू, देखो मास ऑफ यूनिट सेल, ये मास ऑफ यूनिट सेल है, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं इसको m, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाता है? m डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर Na, और a क्यूब भी है हमारे पास, तो ये यहां से क्या आ जाएगा? देखो a क्यूब इनटू दिस, ये रो इज इक्वल टू दिस इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आपको यदि देखो आपको यहां से न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है, यदि आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो d, ये जो d है या रो से जो भी डिनोट किया होगा, रो इज इक्वल टू दिस z की वैल्यू देखो BCC होगा, तो Z की वैल्यू क्या होगी? 2, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं BCC में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2, फेस सेंटर्ड होगा तो हमारे पास 4 होंगे, और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा 1 होगा, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी उनमें अलग से होगी, सीसीपी में एंड सो ऑन हमारे पास देखो ये अलग अलग से होती है। ठीक है, हाँ, यदि Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी आपको देके रखी होगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका जो जितने भी इसके न्यूमेरिकल बनते हैं कंपटीशन लेवल के लिए, उसका एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हम ओनली न्यूमेरिकल को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके।